राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और इसी के अंदर हम राइट टू एजुकेशन आपका क्यों पढ़ते हैं। ये आपका राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के किस भाग में है? यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है, संविधान के भाग 3 में ये दिया गया है। ये आपका संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 यानी कि जैसे आपकी किताब है उसके अलग अलग चैप्टर है, ऐसे जो 3 नंबर चैप्टर है उसमें आपके में दिया गया है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया है। और इसमें क्या बात हो रही है? इसमें इसके अंदर कोई बताएगा फ्रीडम क्या है? और इसके अंदर हमने एक और देखा, इसके अंदर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, यानी 19, 20, 21, 22 आपके 4 आर्टिकल है, यानी 4 आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें इससे ज्यादा संविधान में आर्टिकल इसमें दिए ही नहीं गए। ये जो 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, इनमें से जो हमने अभी बात कर चुके हैं, अभी हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 1920 की। 21 का हल्का सा हिस्सा हमने पढ़ा है, इससे ज्यादा हमने बात नहीं की है। जो 21 का है जो हिस्सा है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी के सेकंड पार्ट में डाला गया है आपका आर्टिकल 21 में, ये डाल दिया गया, अनुच्छेद 21 का ए बनाकर डाल दिया गया है। इसको बोलते हैं 21 के, इसमें डाला गया है आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है। सबसे पहले ये बताइए, ये आर्टिकल ये राइट टू फ्रीडम में ही क्यों डाला गया है सबसे पहले? और फ्रीडम होती क्या है, उसके अंदर राइट टू एजुकेशन क्यों डाला गया? बताएंगे कोई? आप बताना बेटा, फ्रीडम क्या होती है, आजादी क्या होती है? ठीक है, आप बताएंगे आजादी क्या होती है? ठीक है, आप बताएंगे बेटा आजादी क्या होती है? किसी भी चीज के लिए हमें रोक टोक ना हो, जैसे जो हमारा अधिकार है किसी भी चीज का जॉब करने का, कहीं जाने का, उसके लिए मुझे स्वतंत्रता हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पर ये नहीं बोल सकते रोक टोक ना हो सकता है मेरा रात को घूमने का मन है 12-1 बजे, यहाँ तो कुछ नहीं बोलेगी पुलिस, याद रखना इस एरिया में कुछ नहीं बोलती है क्योंकि स्टैंड एरिया है। वैसे अगर आप रात के लेट नाइट आप 12 बजे के बाद कहीं घूमोगे तो पुलिस आपसे पूछताछ करती है, कभी भी देखना जो ठीक ठाक जगह हो गए। ठीक है, अब ये बताना, आप आगे बताना एजुकेशन क्या होता है। हमने बात कर रहे हैं फ्रीडम, ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। फ्रीडम का मतलब है आपके ऊपर घूमने फिरने की आजादी, बेसिक चीजें जो आप करना चाहते हो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं हो, सिंपल है। ये आपका एजुकेशन क्या है और ये यहीं पर क्यों रखा गया, बस इतना सा है। जो संविधान में, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, हर आर्टिकल एक स्पेसिफिक जगह है, क्यों है? अब ये बताना एजुकेशन क्या होता है। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन शिक्षा क्या होती है? भाई अभी हम आर्टिकल 21A पढ़ रहे हैं ना। आर्टिकल हमारा तो आज का जो टॉपिक है ये है, आर्टिकल है आपका 21A, यही तो टॉपिक है, इसके अलावा और कोई टॉपिक तो नहीं है ना हमारा, यही हम आगे पढ़ रहे हैं। तो 21A बोलता है राइट टू, आपका बोलता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा है क्या? मैं आपसे बुनियादी बातें पूछ रहा हूँ, एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, शिक्षा है क्या? What do you mean by education? ठीक है, आप बताएंगे बेटा लास्ट में, सेकंड लास्ट आज भी आप सेकंड लास्ट है। हाँ बताइए एजुकेशन क्या है बचपन से, देखिए हाँ आपकी भी अभी बारी आएगी, दोबारा से पूछेंगे बिल्कुल। सब किया
आप बता देंगे तो फिर बाकी क्या बताएंगे, इसलिए आपसे सोचे लास्ट में पूछेंगे क्योंकि आपको पता है। ठीक है, एजुकेशन क्या, देखिए आप अभी तक एटलीस्ट 12th कर चुके होंगे, फर्स्ट ईयर भी कर चुके होंगे, है ना, कुछ बच्चे सेकंड ईयर में, कुछ बच्चे फाइनल भी कर चुके हैं। आप इतनी पढ़ाई कर चुके हैं तो आप बताना एजुकेशन क्या है। भाई एजुकेशन ही तो किया है ना आपने, पढ़ाई शिक्षा ही तो की है। क्या होती है शिक्षा? इतने साल आप कर क्या रहे थे? पढ़ रहे थे तो क्या होती है? मैं तो आपसे वही तो पूछ रहा हूँ ना, एजुकेशन होती क्या है भाई? जो आप पढ़ रहे थे तो वो होता क्या है? मैं आपसे एक सिंपल वर्ड में पूछ रहा हूँ भाई, एजुकेशन आपने किया है इतने साल, जिस चीज को लगा दिए वो है क्या? उस बच्चे को बोलने देना, एक मिनट, आप ही बताएंगे, जल्दी बताइए। तो गलत तो बताएंगे, बताइए क्या होते हैं एजुकेशन? ठीक है, ठीक है, आप लास्ट में बताएंगे बच्चे। शिक्षा एक माध्यम है जिससे मानव का विकास होता है। ठीक है, आप बताए ना, अब आप बताना बेटा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे मतलब लोग अपने लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारा मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दुनिया के बारे में, मतलब दुनिया के बारे में, फिर खुद के बारे में, फिर बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है, उससे मतलब आगे अपना लाइफ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या शिक्षा है जो एजुकेशन है इसमें, और बिहार में हम ये देखते हैं लिटरेसी, इसमें क्या अंतर है कोई बताएगा? साक्षरता और शिक्षा में ये बोलते हैं लिटरेसी रेट कम है, साक्षरता कम है, अंतर क्या होता है? देखिए ये यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, सारा एजुकेशन है। नेल्सन मंडेला जी क्या बोल रहे हैं एजुकेशन के बारे में? Which you can use to change the world. शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप संसार को बदल सकते हैं। अगले में दिया है शिक्षा के बारे में, साविद्या या विमुक्त, नॉलेज इज दैट विच लिबरेटेड, नॉलेज वो है जो आदमी को मुक्त कर देती है। इसके बारे में अलग अलग चीजें हैं। क्या जो किताबों में ज्ञान है, जो बुक्स में दिया है, वही एजुकेशन है? तो फिर हम राइट टू एजुकेशन में हम किसको टैकल कर रहे हैं? संविधान में देखिए, जब आपको राइट टू फ्रीडम का है ना, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मन मर्जी से ऐसे ही उठाया, चलिए कहीं तो रखना है, इसको उठा के रख दिया। ये देखा, अगर आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, आप अपने राइट की बात करते हैं, अगर आप बात कर रहे हो घूमने की, फिरने की, हर चीज की, ये कहाँ से मिलेगी? आपको जीवन के बारे में, आपकी जीवन की क्वालिटी के बारे में कैसे पता लगेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है? ये सारी की सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? आपको सारी चीजें पता लगेगा संसार का सिर्फ एजुकेशन से। जैसे अभी आप एजुकेशन ले रहे, तो अभी क्या है, अभी आप किसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, किस चीज के बारे में आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बीपीएससी का पेपर कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, नॉलेज आपको मिल रही है ना। इसके अलावा उसके पॉलिटी में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आयोग ने तो सिलेबस लगा दिया। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन होता है एक मीडियम होता है, इसको बोला जाए। और मीडियम क्या होता है? ये होता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ज्ञान का हस्तांतरण होता है, उसको बोलते हैं नॉलेज। और ये किसी भी रूप में हो सकता है। जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था? आपने ऋग्वैदिक पीरियड सुना है? ऋग्वेदा के टाइम में पढ़ा है बचपन में ऋग्वेदा यानी आज से हम बात करते हैं 2500 ईयर एगो, यानी आज से 2500 साल पहले की बातें हैं। उस टाइम आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? बिल्कुल, तो इतने साल पहले की बात है। उस टाइम पर नॉलेज तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा से जाती रही, तभी तो आप यहां बैठे हैं। उस टाइम कैसे होता था? आपने पुराने समय में कभी देखा हो तो ऐसा रहता था, कोई जो मंत्र वगैरह होता है ना, जिसके मंत्र बोला जाता है,
ऐसे पढ़ते थे, हाँ ये है वो है, पुराने समय में ऐसे होता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनको उस टाइम पर लिखना नहीं आता था, तो नॉलेज का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ ओरल था, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक माध्यम से नॉलेज का ट्रांसफर होता था। पिताजी ने बच्चे को, बच्चे ने उसको, बच्चे को उसको। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूल में? गवर्नमेंट में पढ़े हैं। आपने कभी प्रार्थना वगैरह आपके स्कूल में हो ही होगी, आपको याद है? थोड़ी बहुत कुछ याद होगी है? क्यों? आपने किस किताब में पढ़ी हैं? बिल्कुल, ये कौन सा मीडियम है? ये ओरल मीडियम है, यानी कि वहां पर क्या होता था, वहां पर जो नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा था, जो होता था वहां पर आपको मौखिक रूप से कहीं नहीं पढ़ाया गया, कहीं नहीं आंसर राइटिंग किया गया, पर आपको याद है सेम एंशिएंट टाइम में ऐसे होता था। धीरे धीरे करके धीरे धीरे चीजों का डेवलपमेंट होता गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बोला जाता है ताड़पत्रा, यानी ताड़पत्र। उसमें क्या हो गया, ऐसे ताड़ का जो पेड़ होता है उसके ऊपर लिखने लगे। फिर इसके बाद अलग अलग पांडुलिपियां आई थी, उनमें उनमें क्या हुआ, नॉलेज का ट्रांसफर होने लगा, जिसको बोलते हैं कांस्य पत्र वगैरह भी, ये रहता है कांस्य पत्र। हाँ बिल्कुल, इसको फिर ब्रोंज वगैरह इन पर भी लिखा जाने लगा। तो ये क्या रहता है, इससे नॉलेज को प्रिजर्व किया गया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, और आपका जो ये है ना, ये इसका है पेपर पर लिखते हैं, पेपर का डेवलपमेंट हुआ चीन में, कागज का विकास हुआ। बिल्कुल, उसके बाद उस पर लिखने लगे, फिर आपकी इंक आई, स्याही आई, ऐसे करते करते आप यहां तक पहुंचे। और जो ये नॉलेज है, इस नॉलेज के बेस पर ही आपने अपने सोसाइटी को देखने लगे, इसी नॉलेज के बेस पर ही आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, पूरे सिस्टम को समझते हैं, पूरे राइट की बात करते हैं। इसलिए आपका ये केस से जुड़ा है, आपकी लाइफ से जुड़ा है, आपकी फ्रीडम से जुड़ा है। इसलिए आर्टिकल 21 में उस 21 के ए वाले पार्ट में रखा गया। नहीं तो चाहते तो हो सकता था आपके डीपीएसपी वाले पार्ट में रख देते, कहीं और रख देते। इसको यहां रखने के पीछे लॉजिक है, ऐसे ही उठाकर नहीं रखा गया है। इतना क्लियर है? ये क्या है, जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर इन्होंने क्या किया है, जब देश को फ्रीडम मिली तो यहां पर क्या था, ठीक है एक बार लिख लो, इसको डिटेल में बताएंगे। अपने नोट्स अच्छे से बनाते जाना, बीपीएससी में आज तक इससे बाहर पेपर नहीं आया है, और न कभी आने वाला है। अब सारे नोट्स बनाते जाना, जो भी लिखवाने का है ना। इसको लिखना।
लिख लिया आपने? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको दिखाई दे रहा है बेटा? थोड़ा सा आप इधर आ जाइए ना, आगे आगे आ जाइए। हाँ देखिए, जो फंडामेंटल राइट, हाँ जी पहले आप आ गए, आ जाइए तभी शुरू करेंगे। हाँ यहाँ कहीं बैठ सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं ये आपके राइट टू एजुकेशन की। इतना तो आपको क्लियर है कि राइट टू एजुकेशन क्यों दिया गया, ठीक है, इतना हमने बात किया है। अभी हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन 21 में क्यों रखा गया, इतना भी आपको यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। तो अब बात यह आती है कि जब इतना ही जरूरी था, देश आजाद कब हुआ था? इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? 1947। डेट 15 में, 15 को या 14 को? कितने बजे? यानी कि 15 तारीख को, बिल्कुल 15 तारीख को आपको मिली थी। और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी करके, एक अच्छा खासा स्पीच दिया था, बड़ा अच्छा है। आपको कभी लाइफ में टाइम मिले तो उसको सुनना, बड़ा अच्छा है। यानी कि उसको बोलते हैं हिंदी में नियति से साक्षात्कार। बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि हजारों साल से हमें हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया है और आज इंडिया आजाद हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो जब इतना इंपॉर्टेंट राइट है 1947 में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनके तैयार हो गया था। इसको अप्लाई कब किया गया था? 1950। तब से आज तक आप रिपब्लिक डे परेड देखते हैं। तो ये आपका है, यानी कि 1950 भी हम लास्ट में मान ले, संविधान तो इससे पहले बना था ना। यानी जब 1950 तक ये आर्टिकल जब इतना इंपॉर्टेंट था, तो तब क्यों नहीं दिया गया? ये यहां देखिए, बिफोर 86 अमेंडमेंट, ये इससे पहले ये यहां पर था ही नहीं, ये था आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 45 का मतलब है डीपीएसपी में, हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए बोला गया है कि सरकार मर्जी है, कुछ काम करे या नहीं करे, ये काम करेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये रहता है, जैसे अगर आपके माता पिताजी आप वहां से यहाँ आते हैं, आपको एडवाइस देते होंगे, आप ट्रेन में या ट्रेन में जैसे बिहार से आते हैं तो बोलते होंगे चलती ट्रेन में मत चढ़ना, बोलते हैं या नहीं? किसके घर पर ये बोलते हैं कि चलती ट्रेन में चढ़ना है? किसी के नहीं बोलते। आप में से कौन कौन है जो चलती ट्रेन में चढ़ते हैं? इक्का दुक्का ट्रेन निकल रही होगी तो तब भी भागकर अरे टिकट गई चढ़ जाते हैं। तो क्या रहता है, सेम डीपीएसपी का है, एडवाइज अच्छी है, मानना न मानना सरकार के ऊपर है। समझ गए? नहीं मानेंगे तो जैसे नुकसान हो सकता है हर किसी का, सेम रहेगा। जब ये इतना अच्छा था तो ये 45 में वहां पर क्यों रखा गया, यहां पर क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, और कोई बताएगा? आप बताएंगे बेटा? आप जब इतना ही अच्छा, जब ये संविधान का ये अधिकार इतना ही अच्छा था, जब संविधान आजाद हुआ तभी क्यों नहीं दे दिया गया? ये तो कब दिया है? ये तो देखो, ये अप्लाई किया है 2002 में दिया है। ये भी पीएससी में क्वेश्चन आया है, इसको राइट डाउन कर ले, यहां से सीधे के सीधे कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में इसको अप्लाई किया गया था। ये पूछा गया है, बीपीएससी ने पूछा है 4-5 बार, यूपीएससी ने पूछा है, यूपीपीएससी ने, एमपीपीएससी ने, सबने पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने ईयर के लोग इसमें शामिल किया जाता है, कितनी एज तक? 6 to 14। यानी इसमें दो चीजें आपको काम के मिले हैं, यानी फर्स्ट तो है आपका 6 to 14, ये है आपका 6 to 14 यानी 6 से आपका 14 वर्ष। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द प्रोविजन वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत लागू किया गया था। यानी 2002 में 1950 से 2002 तक वेट ही कर रहे थे कि कब अप्लाई करें। पता तो था, बिल्कुल पता था। संविधान बनाने वाले देखो वो बैठे हुए, पीछे फोटो है ना, वो फोटो है। तो संविधान बनाने वाले बैठे, इतने लोग जब संविधान बनाया उनको पता तो था, बिल्कुल था। हाँ, पर वो डाल देता। फिर ये बताइए 2002 में ही क्यों इसको डाला गया फंडामेंटल राइट में, इससे पहले क्यों नहीं डाला? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं इतना बता सकता हूं। क्यों डाला? 2004 में इलेक्शन भी हुए थे जिसमें कांग्रेस की सरकार आई थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। वो मैं आपको जब पीएम पढ़ाऊंगा तब काफी अलग तरीके से पढ़ाऊंगा कि कैसे रहता है, कैसे सरकारें बदली थी। देखिए 2004 में प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी, उससे पहले सरकार ने ये अप्लाई किया गया। इसके पीछे ये था क्या था? देखो जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने पहले ही ऐसी ऐसी समस्याएं थी, क्योंकि ब्रिटिशर थे ना, अंग्रेज इंडिया का बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करके गए थे। इवन अगर एक नॉर्मल भी फेमाइन हो जाता है, सूखा अकाल पड़ जाता है, तो लाखों लोग मर जा रहे थे, ऐसी कंडीशन थी। इसके अलावा इंडिया में पॉवर्टी की समस्या थी, गरीबी थी बहुत ज्यादा थी, हंगर थी, भूखमरी थी, ये सारी समस्याएं थी। ऊपर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट था उस टाइम। अच्छे खासे रिफ्यूजी पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, अच्छे खासे लोग इंडिया से उधर गए थे, चीजें सॉर्ट आउट हो ही नहीं पा रही थी। जो अलग अलग जो ये थे प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा रजवाड़े थे, जो नवाब थे, वो अपना अलग बोल रहे थे हम देश से अलग होंगे। जब इस तरह की कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन में आप उसको अप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अप्लाई कर सकते थे। पर एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? अभी बिहार में क्या चल रहा है सुना है? TRE 1 2 3 4 5 6 करके एक सीरीज सी चल रही है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5। सरकार ने अभी क्यों किया? क्योंकि क्या होता है, आपको राइट टू एजुकेशन देना है तो आपको स्कूल चाहिए या नहीं चाहिए? भी स्कूल होंगे, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, टीचर होंगे, स्कूलों में बच्चे पढ़ने आए, इसलिए सरकार उनको कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी देगी ना। जब ये सारी चीजें चाहिए, ब्लैक बोर्ड से लेकर इसके अलावा जो बेंच डेस्क हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। उस टाइम जब खाने का संकट था, जब खाने का ये इश्यू था, तो बोला गया ना खाली पेट भजन है। खाली पेट भजन नहीं होता है। आपको मैं 5 दिन भूखा रखूं और बोलूं कि क्लास का लेक्चर अटेंड करो, कर लोगे? एक दिन नहीं करेंगे तो वो कैसे पढ़ सकते थे? सेम है कि सरकार के पास पैसे ही नहीं थे तो सरकार उसको कैसे अप्लाई कर सकती थी। इसलिए सरकार ने फिर भी, देश बनाने वालों ने जिन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने फिर भी क्या किया? कोई बात नहीं, हम ये बोलकर जाते हैं, ये हमारा एक होता है ना क्रेडिट है, ये हमारा कर्ज है, आप क्या करो जब भी आपको टाइम मिले ये काम कर देना। तो उन्होंने क्या किया था? आर्टिकल 45 में रख दिया था, यहां नहीं डाला था। यहां डालते तो अगर राइट टू एजुकेशन सरकार नहीं प्रोवाइड करती, आप कोर्ट में चले जाते हो, बिल्कुल फंडामेंटल राइट में। यहां पर बस ये है कि ठीक है एक जगह रख दिया, इसको अप्लाई नहीं कर सकते या कर सकते, वो सरकार की मर्जी है। तो यहां पर क्या हुआ, फिर सरकार ने 2002 तक आते आते देश के पास अच्छा खासा पैसा आ गया था। हम ये देखते हैं
2002 में सरकार, इंडिया के पास इतना ज्यादा, इससे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था सरकार ने, जिसको बोलते हैं पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था। उससे इंडिया के ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया। इंडिया ने बोला कि बाहर वाले लोगों को, जो इंडिया के बाहर रह रहे थे, कि आपकी जो है मदरलैंड है, जो आपकी माता है, वो आपको पुकार रही है, आप पैसे दीजिए। अमेरिका अब भी लगा रहा है ना, अभी इस पर टैरिफ लगा दिया, उस पर लगा दिया, रशिया पर खूब सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, चाइना पर। आप जानते हो रशिया को बेटा? रूस, आप रूस को जानते हो? रूस एक देश है, वो ऊपर देखो वहां मैप पर है ना, वहां पर एक देश है ऊपर, आपके जस्ट ऊपर है। हाँ, तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे, इंडिया पर भी उसने सैंक्शन लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। इंडिया वालों ने क्या किया, बोले ठीक है प्रतिबंध लगाओगे। इंडिया वालों ने इतने ज्यादा पैसे दिए, सरकार के पास सरप्लस आ गया, तभी सरकार ने इसको क्या किया, इसको अप्लाई किया था। और तब से लेकर आज तक हम ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद आपके 21 में ये दिया गया है, 21A में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्यों यहां पर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें 6 से 14 साल के क्यों डाले गए, 6 to 40 ईयर के। देखिए यहां पर आपसे खेल क्या करता है, प्रीलिम्स में क्या खेल करेगा आयोग, ये करेगा 0 to 14 ईयर तक के बच्चे शामिल हैं। सही स्टेटमेंट है या गलत है? क्यों गलत है? बिल्कुल, यानी 6 ईयर से, जो 6 साल से छोटे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसमें 6 साल का बच्चा किस क्लास में होता है? आप किस क्लास में थे 6 ईयर में? ठीक है, पहला दूसरा होता है फर्स्ट। और 14 ईयर का किस क्लास में रहता है? बिल्कुल 9 to 10 में रहता है, अलग अलग रहता है। तो यानी आप फर्स्ट से लेकर 9 या 10 तक ही इसमें शामिल होते हैं, इससे पहले और बाद के क्यों नहीं? अब बात यहां आती है, तो यही तो डिबेट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ रहे हैं, रट तो नहीं रहे हैं, तो डिबेट तो यही है। आप तुरंत बोलेंगे सर इससे पहले के क्यों नहीं शामिल किए, इसके बाद के क्यों नहीं किए, तो इससे पहले वाले क्यों नहीं है इसमें? ठीक है, हाँ बिल्कुल है, इससे पहले, फिर इसके बाद के क्यों नहीं है? ठीक है, आप बताना। ठीक है, आप में कोई बताएगा? जर्मनी में सारी क्लास को शामिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में एजुकेशन पूरी तरह फ्री है, चाहे यूनिवर्सिटी पीएचडी कुछ करो। ठीक है, आप बताना। यहाँ पर 6 to 14 क्यों शामिल किया गया? यहाँ पर ये 6 to 14 को ही फ्री क्यों किया गया? यानी आप पढ़ेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा। ये कहने का राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है, आप पढ़ेंगे तो आपकी फीस नहीं लगेगी। आप में से किस किसने फीस देकर पढ़ाई की है? सबने फीस देकर पढ़ाई की है। कितनी फीस लगी होगी? थोड़ी बहुत लगी होगी, प्राइवेट में होगे तो ज्यादा लगी होगी। कम फीस करवाना चाहते तो बीपीएल कार्ड बनवा लेते। तो मेरे कहने का ये है कि जो इसमें है राइट टू एजुकेशन बोला है, हर बच्चे को स्कूल में जाने का अधिकार है, और हर बच्चे को अगर कोई स्कूल डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए सरकार मिड डे मील, जिसको कि पीएम पोषण योजना बोलते हैं, पीएम पोषण स्कीम चला रही है। मिड डे मील आपने वो खाया जाता है ना दोपहर का भोजन, वो स्कीम इसलिए चला रही है ताकि हर बच्चा आए। देखिए 6 to 14 को शामिल करने का ये रीजन है, 6 ईयर से पहले के बच्चों को ICDS है, ICDS करके स्कीम चलती है, इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है, जिनको बोलते हैं बालवाड़ी, आंगनवाड़ी वगैरह, वहां पर इनको रखा जाता है। इसके बाद वालों का क्या रहता है? उनको बेसिक पढ़ाया, सरकार इतना पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है कि आप चीजें समझ सके, किसी लैंग्वेज को समझ सके। ज्यादा आप में कैलिबर होगा तो खुद पढ़ जाएंगे। इसके बाद वाले को शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी सरकार इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही है। हो सकता है
2050 के बाद 2050 के बाद सरकार फ्री कर दे। हो सकता है अगली जो तो ये रहेगी 22 सेंचुरी, इसके बाद रहेगा, इसके बाद फ्री कर दे। यानी जब पैसे हो जाएंगे, जैसे इसको अप्लाई कर दिया तो फ्यूचर में फ्री किया जा सकता है। अभी नहीं है बजट सरकार का, इसलिए सरकार ने बेसिक एजुकेशन को शामिल किया इसमें। इतना क्लियर है? यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यही बनते हैं 14 ईयर का बाद का शामिल है या नहीं, 6 ईयर पहले का शामिल है या नहीं। पीटी में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं हर आयोग में। सेम ये रहेगा आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शामिल किया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये है आपका, जैसे ये देखिए, ये कब की न्यूज है आपकी, इसमें ज्यादातर फरवरी कब की है, कितने दिन पहले के, ज्यादा दिन तो नहीं है। ये बिहार सरकार ने, बिहार टेक स्टेप टू इनरोल चिल्ड्रन ऑफ लेबर्स इन स्कूल फुलफिलिंग राइट टू एजुकेशन मैंडेट। यानी जो राइट टू एजुकेशन है, इसकी इतनी पावर है कि इसका जो मैंडेट है, इसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने ये किया है कि जो भी लेबर के हैं, इन लेबर क्लास के बच्चे हैं, इनके जो लेबर है, जो वर्कर है, जो श्रमिक है, उनके बच्चों को इनरोल करने के लिए अलग से मुहिम चलाई है, अलग से अभियान चलाया है। इसको राइट डाउन करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, करंट का है, आप इसको अपने उसमें कोट कर देना बेसिक। ये है ना, लिया है लेबर्स एज 6 to 14। ऐसे ही बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने चरागाह विद्यालय बनाए थे, चरागाह विद्यालय, चारागाह नाम ही था उनका, नाम ही ये था, हिंदी में इंग्लिश में नाम यही था, चारागाह। हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या था, उसका कोई बताएगा? हाँ क्या था उसका कंसेप्ट? ये था, जैसे आप लोग स्कूल में जाकर पढ़ लेते हैं, पर जो लोग गरीब होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनमें तो ये रहता है बच्चे को स्कूल भेजेंगे, इससे अच्छा तो हम कहीं काम पर भेज दें, कुछ कमा कर ले आएगा। भाई उनका तो ऐसे ही है, पिताजी के या माता जी के साथ उनको भेज देते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम क्या करते हैं, या फिर क्या होता है, जो गाय भैंस रखते हैं उनको बोलते हैं ठीक आप लेकर जाइए इनको, वो पढ़ाई नहीं करते। तो उन्होंने ये बोला कि जहां भी कई सारे लोग, कई सारे बच्चे जो गाय भैंस लेकर जाते हैं, टीचर जाएंगे उनको वहीं पढ़ाएंगे। अगर आप उस समय टीचर होते, आप वहां जाकर पढ़ाते उनको। अच्छा था, अच्छे कंसेप्ट है। हाँ 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 बिल्कुल, ये कंसेप्ट ये किए गए हैं, ये आपका राइट टू एजुकेशन में ये सारे आते हैं। इसके आगे आप देखते हैं हम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि निरोध, ये है गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल 22 में दिया है। पहले वाली स्लाइड ये, ठीक है। देखिए जो अच्छे स्कूल है ना, अच्छे स्कूलों में भी कुछ परसेंट सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। जैसे किसी ने मूवी देखी है इंग्लिश मीडियम, उसमें देखा है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, गरीब बन के झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं, फिर उसको खूब सारे चूहे चूहे वगैरह आते हैं, उनको काटना शुरू करते हैं, फिर भागते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम, क्या नाम है मूवी का, अंग्रेजी माध्यम है या कुछ और है, इंग्लिश मीडियम, जो भी नाम है, तो उसमें यही कंसेप्ट दिखाया गया है। यानी जो गरीबों के लिए अच्छे स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, उनमें भी कुछ परसेंट सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। ये इससे पहले नहीं था, इसके बाद आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें ये किया गया था, ठीक है। अगला है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूं। ये लिख लो आप, ये है ना, राइट डाउन कर लो, फिर इसको समझाते हैं।
देखिए जो इससे क्वेश्चन आते हैं ना बीपीएससी में, करंट से लिंक करके क्वेश्चन आते हैं, याद रखना हमेशा। ये आपके काफी काम का है। जब भी आप सिस्टम में जाएंगे ना, ठीक है, लिख लिया? ठीक है, इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए। आपने सबने 8 क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा? ठीक है। ठीक है, देखिए सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं,
जब देश बनाने वाले थे उनको भी पता था कि सोसाइटी में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, ये शायद 2 बच्चे बचे हैं, लिख लो, आप भी लिख लो बेटा। बीपीएससी में तो नहीं, 2009 में यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आया था। ये नीचे वाले तीनों स्टेटमेंट डाल दिए गए थे, नीचे वाला 24 आवर का हटा दिया गया था, ये करके पूछा हुआ था। तो इससे क्वेश्चन हो सकता है, बीपीएससी जिस ट्रेंड पर जा रहा है आने वाले फ्यूचर में बन सकता है। फिलहाल तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है। लिख लिया ना? चिंता मत कीजिए, राइटिंग तो आपकी ऐसी हो जाएगी, पेपर में पेपर तो नहीं छूटेगा, और कुछ हो या नहीं हो, पेपर आपका बिल्कुल नहीं छूटने वाला। और पेपर पूरा करने वाले का इंटरव्यू कॉल बीपीएससी में 100% होता है, 100% इंटरव्यू कॉल होता है। आपने लिख लिया बेटा? ठीक है, आपने, ठीक है, लिख लो, जल्दी से राइट डाउन करो। आपने बेटा? ठीक है, ठीक है, हो गया। और आपका पीछे हो गया? लिख लिया? लिख ले, जल्दी से उसको राइट डाउन कीजिए। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं 2 तरह का है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम के पास अच्छी खासी पावर है। और अंग्रेजों के समय यानी ब्रिटिशर के समय हमने देखा था, एक रोल टैक्ट करके आया था, आपने कभी बचपन में पढ़ा हो तो, जिसको काला कानून बोला जाता था। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या किया जाता था, फ्रीडम फाइटर को न कोई कार्रवाई न कोई सुनवाई, सीधे जेल उठाकर, कुछ नहीं, आपको सिर्फ किस आधार पर जेल डाल दिया जाता था? अच्छा, आपने कोई क्राइम कर सकते हैं, किया नहीं है, कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद भी जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ये फील किया, देखो ऐसा है, सोसाइटी में अच्छे बुरे व्यक्ति दोनों तरह के हैं, और दोनों तरह के हैं। जो व्यक्ति सोसाइटी में जो अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो करे क्या, सोसाइटी तो खत्म हो जाएगी। अच्छे लोगों को अगर हमें उनको आगे बढ़ाना है, अगर उनको प्रोटेक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नियम कायदे रूल रेगुलेशन बनाने होंगे। और यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है, ये क्या बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति बुराई क्यों करता है, यहां पर हल्का सा आपको जुडिशरी का टच मिलेगा इस वाले एरिया में। जस्टिस क्या होता है आप बताइए? जस्टिस यानी कि न्याय। न्याय के लिए आप कहां जाते हैं? जुडिशरी यानी कोर्ट में। और कोर्ट में जस्टिस होता क्या है, आप मुझे सिंपल ये बताइए, उसी से ये लिंक है। जस्टिस क्या होता है? बिल्कुल, ठीक है, और कोई बताएगा? सही गलत का डिसाइड करना, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, ये डिसाइड करना कि सही क्या है, गलत क्या है, या गलत क्या है, सही क्या है, उसको डिफाइन करना इज जस्टिस है। न्याय का मतलब ये होता है, और न्याय का मतलब ये रहता है जस्टिस का। तो यहां पर क्या रहेगा, सही गलत का डिसाइड करना। अगर कोई यानी कि राइट और रॉन्ग, राइट यानी सही,
और रोंग यानी गलत है। सही गलत को डिफाइन करना पहला ये होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर सही कर रहा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सही कर रहा तो अच्छा है, अच्छी बात है, सरकार उसको आगे बढ़ाती है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है यानी रोंग कर रहा है तो क्या रहेगा? बिल्कुल, सरकार क्या करती है? जो गलत कर रहा है ताकि सोसाइटी में रोंग करने वाले लोग कम से कम हो, इसलिए इस गलत करने वाले को नीचे धकेला जाता है, यानी लोगों को गलत करने से रोका जाता है ताकि सोसाइटी में अच्छे लोग आगे रहें। और गलत करने से रोकने का तरीका क्या होता है? इसका होता है जिसने गलत किया ऐसा काम करो कि वो या तो दोबारा, इसमें 3 नियम चलते। पहला ये कि जिसने गलत किया है, हो सकता है आप उसको अगर सजा नहीं देते, आप उसको पनिशमेंट नहीं देते हो तो क्या रहेगा? वो दोबारा गलत करेगा। अरे बड़ा अच्छा लगा, चेन स्नैचिंग कर लिया, कोई बच्ची जा रही है आप में बात करती करती आया बाइक पर फोन छीन के भाग गया। अगर पुलिस उसको सजा नहीं देगी तो क्या रहेगा? दोबारा बिल्कुल उसका। तो यहाँ क्या रहेगा? पुलिस तो उसको ले जाकर वहां कोर्ट में ले जाती है, कोर्ट सजा देती है, यानी कोई गलत न करे इसलिए उसको पनिशमेंट दी जाती है ताकि उसको समझ आए कि गलत करना गलत होता है। पहला ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर कोई गलत करता है तो क्या रहेगा? दूसरा कंसेप्ट है, कोई गलत करता है, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी बाकी भी गलत करेंगे। जैसे आप में से अगर कोई बिहार यहां से जा रहा है, ट्रेन में बगैर टिकट के चला गया, मजा आ गया, आज तो बगैर टिकट के गए हैं। दूसरे को होता है, अच्छा आप भी बगैर टिकट के जाना, अच्छा हम तो रुपए देकर जा रहे हैं, हम भी बगैर टिकट के जाएंगे। तीसरा जाएगा, ट्रेन काम ही कैसे करेगी? तो वहां क्या रहेगा? यानी देखा देखी कोई गलत न करे। अगर गलत करने वाले को सजा नहीं मिलेगी, अगर एक को बगैर टिकट के यात्रा करता पकड़ा गया, बिहार जा रहा है, टीसी आया, टिकट कलेक्टर आया, उसने क्या किया? उसकी पर्ची काट दी, कई गुना की, आएगा, अरे आप टिकट वहां ना पर्ची काट देते, आप लेकर जाना, आप टिकट लेकर जाना। या फिर अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको सजा मिलती है, इसलिए दी जाती है ताकि उसको देखकर दूसरे क्राइम न करे। दूसरा ये कंसेप्ट है। वो तो खुद करे ही करे ना, साथ में दूसरे भी उसको देखकर वो क्राइम न करे जिनके मन भी हो सकता है क्राइम करने का हो। इसके अलावा जो तीसरा कंसेप्ट है वो ये है, देखिए आपने पुराने ग्रंथ पढ़े होंगे, पुराने जो लिटरेचर पढ़ा होगा, उसमें क्या है? ये बोलते हैं पाप और पुण्य का कंसेप्ट है, गुड और बैड का है। पढ़ा है आपने किसी ने? अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो आपको किसकी प्राप्ति होगी? अगर आप बुरा करोगे तो ये नरक क्या है? आप बताएंगे? लास्ट वाले बच्चा। आगे चल के ऐसा मानना है हमारे में कि जो काम करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो गलत काम करते हैं। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये स्वर्ग नरक है क्या? तो स्वर्ग में लोगों को अच्छे से रखा जाता है और नरक में मतलब टॉर्चर किया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुड और बैड का ही कंसेप्ट है, यानी नरक का मतलब ये है, क्यों ना उसको उस नरक में भेजने के बजाय उसको जीते जी नरक के दर्शन करवा दें। तो यहाँ कंसेप्ट यही है, पुराना कंसेप्ट है, ग्रीक में यही था। एरिस्टोटल नाम के एक विद्वान थे, एक थिंकर थे, जिनको बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु, उसी को एरिस्टोटल बोला जाता है। सिकंदर थे, अलेक्जेंडर थे, उनके टीचर रहे थे। उन्होंने कंसेप्ट दिया था, देखिए अगर आप कोई बुरा कर रहा है यानी उसने पाप कर दिया है। अब बेचारा हम तो दयावान है, हम तो काफी ज्यादा हम्बल है, इसने पाप कर दिया है ना, इतना ही इसको क्या कर दे, इसको पनिशमेंट दे दो, इतना ही इसको दंड दे दो, इसका पाप माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, इसका पाप खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में इसको स्वर्ग मिलेगा। यानी क्योंकि उसने पाप किया है
इसलिए राजा ने या जो फिलहाल सरकारें हैं उसने पाप किया, इसलिए उसको पनिशमेंट दी गई है ताकि उसका पाप खत्म हो जाए इसी दुनिया में, दूसरी दुनिया में उसको क्या मिले, स्वर्ग मिले। सबको स्वर्ग में भेजते थे। तो ठीक है, इसलिए तीसरा कंसेप्ट ये है, यहां पर है। यही 3 कंसेप्ट के बेस पर पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम पूरे संसार में रन करता है। यही है इसका बेसिक, जहां से आपका जस्टिस सिस्टम का ओरिजिन हुआ। जब इस सिस्टम का ओरिजिन होता है तो हम ये देखते हैं सोसाइटी में हमें 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो गलत कर चुके हैं, एक वो हैं जो गलत कर चुके हैं, यानी जिन्होंने पहले कुछ ना कुछ गलत किया है। दूसरे वे हैं जो गलत नहीं कर रहे हैं, पर नेताजी ने गलत तरीके से फंसा दिया है, गलत तरीके से नाम डाल दिए हैं। आपने देखा है ना, खूब सारे एडीआर की रिपोर्ट बोलती है मैक्सिमम जो आपके हैं लीडर हैं 48% के आसपास हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है। अब वो अपना बचाने के लिए दूसरे का नाम डलवा देंगे। बिल्कुल देखा होगा मूवियों में, आसपास भी देखा होगा, जमीन किसी की कब्जा ली है, नाम किसी का डाल दिया, कई कम्युनल वायलेंस हो गया, कई दंगे हो गए हैं, सांप्रदायिक दंगे, नाम किसी का डाल दिया है, जो अपराधी है वो बच के घूम रहा है। तो यहाँ 2 तरह के होते हैं। एक तो वो है जिन्होंने गलत किया है, तो गलत किया है जिसको क्या होगा, पुनिटिव यानी पुनिशमेंट, ये बना है, ये वर्ड निकला है पुनिशमेंट से, आगे के 3 वर्डों से निकला है प्यूनिटिव, पुनिशमेंट, दंड विषयक, दंड। अगर किसी ने गलत किया तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। पहले में उनको टैकल किया जाता है जिन्होंने गलत किया है या जिनको गलत तरीके से पकड़ा गया है। पहले जिन्होंने गलत किया तो उनको सीधे सीधे सजा मिलेगी। बिल्कुल। और सजा के नियम क्या दिए गए हैं, सजा का ये दिया गया है कि जिसको पकड़ने जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, पहले बताएंगे भाई आपको, देखिए आपने ये गलत काम किया है, आपको हमने ये सम्मन जारी कर रखा है, ये आपका वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये रहेगा वो अपने फेवर में किसी न किसी लॉयर को रख सकता है। जैसे देखा ना, कई बार गिरफ्तार करने गए उससे पहले छुट जाते हैं, लॉयर होते हैं, वो रख सकता है क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। तीसरा ये बोला है अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें क्या रहेगा, आने जाने का समय छोड़कर 24 आवर में 24 घंटे के अंदर आपको कोई भी जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने लेकर जाना होगा। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा इसको जेल में रखना है या नहीं रखना है। ये है, अगर उसने क्राइम किया तो सिंपल है, 3 चीजें अप्लाई होंगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। हो गया पहला केस। दूसरा केस ये है, बिहार में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्राइम नहीं किया और जेल में डाल रखे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है। तो जब ऐसे लोग हैं, यानी उस सिस्टम में आपको काम करना है, ऐसे लोगों को आपको देखना है। जो पुलिस आएगी आपके अंडर में आएगी, बिल्कुल है। आप अगर डीएसपी बन जाते हैं तो आपके अंडर में अच्छे खासे कई सारे आपके वो आते हैं जो थाने वगैरह बोलते हैं ना जिनको, वो आएंगे, कई सारे दरोगा आएंगे, एसएचओ आएंगे आपके अंडर में। तो वहां पर आप देखेंगे नीचे लेवल पर ऐसा कई बार केस होता है, आपस में किसी की लड़ाई हो गई, दूसरे का नाम निकाल के दूसरे का डाल दिया, पुलिस वाले को कुछ बोल दिया, किसी का नाम डाल दिया, आप उसके अगेंस्ट हो गए। तो यहां पर क्या होगा, पहले केस में तो बुरा किया उसको सजा, दूसरे में जो ठीक है, जो राइट है, पर गलत जबरदस्ती उसको पकड़ा जा रहा है, तो वहां पर क्या रहेगा, उसको बचाने के लिए क्या है, उसको पहले बताया जाएगा भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगले में क्या रहेगा, अगले में यह है कि उसको अगर गलत तरीके से है, हो सकता है उसको अपने पता नहीं है कि भाई इसको गलत आरोप में पकड़ लिया गया है, तो क्या रहेगा, उसको अपने लिए लॉयर का अधिकार मिलेगा। और तीसरे में यह रहेगा कि अगर यहां भी आगे बात बढ़ जाती है, जज के सामने लेकर जाएंगे तो जज बता देगा आपने तो बेवजह पकड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका लॉयर भी उसके साथ जा रहा है। जैसे बीपीएससी के केस में हुआ था ना, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बेवजह के कुछ आरोप लगाकर उनको अंदर डाल दिया। क्या मतलब है पता है आपको? तो गलत बाद में क्या हुआ, बिल्कुल कई सारे टीचरों को भी डाला था, कई सारे बच्चों को भी डाला था। ये क्या है, यहां पर पहले केस में क्या हुआ, गलत तरीके से उनको पकड़ लिया गया, ये तो था ना, कई सारों को पकड़ लिया गया। सेकंड केस में क्या हुआ, उनके वकील ने आवाज उठाई, पुलिस ने नहीं सुना। तीसरे केस में क्या हुआ, कोर्ट ने उनको छुड़वा दिया ताकि गलत लोग न पकड़े जाएं। सिस्टम क्या होता है ना, सिस्टम में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, सिस्टम के अंदर भी बुरे होते हैं। उन बुरे लोगों से अच्छों को बचाने के लिए ये 3 प्रोविजन किए गए। इतना क्लियर है?
यहां तक कुछ पूछना है? अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको लिख लो, फिर इसको बताते हैं। ये तो हो गया क्राइम कर चुका है या ये बताया गया कि इसने क्राइम किया है, या तो कर चुका है या क्राइम करने का उसके ऊपर उसको एलिगेशन लगाया गया है। हाँ बोलिए। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छा पूछा। एक बार इसको लिख लो, ये वही है, बहुत अच्छा है। आपको सुनो, ये साइड में ना, जैसे मैंने बीपीएससी का एग्जांपल दिया, ऐसे दिए, आप ये लिखते जाया करो। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो जस्टिस सिस्टम ऐसे काम करता है, आप ऐसे करना। आपने अगर नहीं लिखा है ना, एप्लीकेशन पर इस वीडियो को रिकॉर्ड पॉज करके वो लिख लेना पॉइंट। ये हमेशा काम आएगी, ये आपको कई किताबों में नहीं मिलेंगे, या फिर आपको पूरा लॉ सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा। पीएचडी करेंगे तब जाकर पता लगेगा कोर कंसेप्ट लॉ का क्या है। इधर आते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी बच्चे आते हैं लॉ किए हुए, तो पूछते हैं, काफियों को नहीं पता होता है। जिस साल यूपीएससी ने वो पूछा था, उसके अगले साल ये पूछा था, दोनों पूछे गए हैं। 2010 में ये पूछा था, 9 में वो पूछा था। यूपीएससी ने नहीं पूछा है। यूपीएससी ने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट पूछा है, ये वाला पार्ट। एक बार यूपी ने पूछा, एक बार बीपीएससी ने पूछा, बीच वाला, बस ये वाला पार्ट। इसमें ये पूछा है कितने मंथ का है, ये मंथ वाला आपके काम का होता है।
लिख लिया? कल वाले केस में वो महिला इसलिए बच गई थी क्योंकि आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट उस पर अप्लाई हो गया था। कौन से चैप्टर पढ़ना था 8 क्लास के एनसीईआरटी का? 6 चैप्टर कन्वेंशनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली, ये पढ़ना था आपको, जिसमें हमने जो केस बताया था उसमें महिला इसलिए आपकी छूट गई थी। तो ये है, आपने पढ़ा बेटा लास्ट में 8वीं क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर 6 पढ़ा आपने? ठीक है, कोई बात नहीं, आज पढ़ लेना, जिसने नहीं पढ़ा हाथ जाकर पढ़ लेना, आप भी पढ़ लेना। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का लिखना चाहो लिख लो, चैप्टर नंबर 6, बिल्कुल ठीक है। अगला है, हम बात करते हैं प्रिवेंटिव। देखिए वो हमने बात की प्यूनिटिव, ये हमने एक बात की प्रिवेंटिव। नाम से ही पता लगता है प्रिवेंट करना, जैसे जैसे क्या रहता है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, हाँ पूछिए। हाँ सिविक्स में ही पढ़ना है, पॉलिटी में, पॉलिटी की क्लास में पॉलिटी के ही पढ़ने हैं जो भी बोले, ठीक है। ये हैगा प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंटिव होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार इलाज से अच्छा है, बोला जाता है ना। इससे क्या रहेगा, इससे ये होता है कि अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है, किसी के ऊपर अगर आपको डाउट है, ये क्राइम कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को, सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, कानून व्यवस्था को ये खत्म कर सकता है। जैसे जैसे नेताजी क्या करते हैं, अभी आपने देखा था ना, नेताजी की वजह से जितने भी राइट होते हैं, जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी मैक्सिमम नेताजी जाएंगे वहां कुछ न कुछ स्पीच देकर आएंगे, खुद बच जाएंगे, लोग मरते रहेंगे। मैक्सिमम केस में यही होता है। तो यहां क्या रहेगा, इसके अलावा जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो यानी आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, जाएंगे, जाकर बस जला दी है, किसी के मकान में चोरी कर ली है, रास्ते में किसी आदमी को मार दिया है, अगर एक कास्ट वाले को मार दिया, वो दूसरों को मारना शुरू कर देंगे, बोलेंगे फलाने व्यक्ति ने मारा है। सेम एक रिलीजन वाले को मार देंगे तो वो बाकियों को मारना शुरू कर देंगे। ये क्या रहेगा, ऐसे एलिमेंट जब आप एसडीएम बनेंगे, आपके एरिया में भी होंगे या नहीं होंगे? आपको पता है कुछ समय पहले बिहार शरीफ में अच्छे खासे क्रिमिनल वायलेंस हुई थी, अभी कुछ समय पहले यहां भी हुई थी, गुड़गांव के आसपास में। कई जगह आपका कास्ट बेस्ड वायलेंस भी होती है। क्या गारंटी है कि आपकी वहां पोस्टिंग नहीं होगी? आपके एरिया में तो कई लाख लोग आते हैं, और कई लाख लोग तो सब तरह के होते हैं, तो कई लाख लोगों वो आपको, इतने कई लाख लोगों को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो जो ऐसे लोग हैं, जब कभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, कभी लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज हो सकता है और डिस्टर्ब हो सकता है, तो वहां पर क्या रहेगा, ऐसे लोगों को आप पहले उनके ऊपर, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास 20-20, 30-30 उनके ऊपर केस चल रहे हैं, अभी तक किसी में बरी हो गए हैं, किसी में कुछ सजा हुई है, ऐसे लोग भी हैं। तो आप क्या करते हैं, उनको पहले ही, जैसे मान लो जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, तो उनको पहले वो कर देते हैं। सेम अगर ऐसा लग रहा है आपको कि किसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, आप उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पहले ही आर्टिकल 22 के अंदर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सब कुछ तहस नहस हो उससे पहले उसको पकड़ लो। पकड़ के आप क्या करोगे, सजा देना आपका काम नहीं है, आपका काम उसको सजा देना नहीं है, आपका सिर्फ काम क्या है, उसको पकड़ के उसके घर में रोक दोगे, बस देख भाई अब काफी हो गया है, आप यहीं रहो, आप कहीं मत जाओ, जो कुछ खाना पीना यहाँ बैठ के खाइए, अगले कितने दिन तक, 3 महीने तक मैक्सिमम आप उसको रोक सकते हैं घर में। उसके बाद भी टाइम बढ़ाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, और एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा, हाई कोर्ट का, बिल्कुल हाई कोर्ट का ये रहेगा आपका जज रहेंगे, और वो जज डिसाइड करेंगे कि भाई इसकी सजा आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, यानी इससे ज्यादा हाउस अरेस्ट बोला जाता है इसको,
नजरबंदी भी बोला जाता है इसको, कि घर के अंदर उसको बाहर एक, जैसे आपके घर के बाहर 2 पुलिस वाले बैठ जाएं, वो सब पर नजर रखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको किससे मिलने देना किससे नहीं मिलने देना, आप क्या करेंगे, फोन पान छीन ले आपका, कुछ नहीं कर पाएंगे, सेम अपराधी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कई बार करती है सरकार। ऐसा अंग्रेजों ने उसके साथ भी किया था, पता है किसके, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी के साथ किया था। वो क्या किया है, बाबा जी बन के निकल गए अफगानिस्तान के लिए। तो ये है, सेम है। देखो ग्राउंड तो उसको भी बताना पड़ेगा भाई आपको क्यों हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने गलत किया है तो आपके अगेंस्ट वो फाइल कर सकते हैं, फाइल लगा सकते हैं, यानी कि प्रतिवेदन दे सकते हैं। प्रतिवेदन कहाँ देंगे, फाइल सीधी बात है हाई कोर्ट में जाएगी, उससे ऊपर। इतना क्लियर है। ऐसा हाल फिलहाल कहाँ हुआ था, कुछ समय पहले दोनों केस हैं, एक जम्मू कश्मीर में हुआ था जब आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लीडर को आर्टिकल 22 का यूज करते हुए उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसका ये कौन है आप जानते हो इनका नाम, आपको इनका नहीं पता, आपको इतनी फेमस लीडर हैं, इनकी पार्टी की हेड कौन है, नहीं लिखा है, कौन है ये, लिखा तो है महबूबा मुफ्ती, ठीक है ऊपर लिखा हुआ है। अब कहां ढूंढते रहते हैं, आयोग में भी पता लगा सामने। अब की बार 2 क्वेश्चन ऐसे थे, पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन आयोग में कर सकते थे, वहां ध्यान से करना भी पीएससी ऐसे करता है। महबूबा मुफ्ती है, 370 हटा, आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, उसको कोट कर लो। 370 आप बिल्कुल इसको ना एग्जाम्पल के रूप में लिखिए आप, क्या है मजिस्ट्रेट में आप बनोगे, मजिस्ट्रेट एक तरह से थोड़े से, बाकी क्या रहेंगे जो ला करते हैं ना, जो बच्चे ला करते हैं वकील बनते हैं। जैसे आप बीपीएससी की भर्ती के लिए फार्म भर रहे हैं ना, वो ऐसे ही उनकी भर्ती के लिए फार्म भरते हैं जुडिशरी की, और उनको जज बनाया जाता है, और जज बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और जो भी आप कोर्ट में आप जाते हैं तो वहां जज बैठे मिलेंगे आपको, कि जो भी आपके जो लड़ाई झगड़े होंगे उनका काम होता है उन लड़ाई झगड़ों के आधार पर सजा सुनाना, बस ये होता है उनका काम। कौन से, हाँ बिल्कुल शहर में बैठते हैं। आप जैसे जाएंगे ना, आप जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कचहरी होती है, उसको कचहरी बोलते हैं, कोर्ट होती है, उस कोर्ट में बैठते हैं वो, उनका काम रहता है जितने भी केस आएंगे सारे उनके पास आते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा सब उनके पास जाएंगे, क्योंकि अभी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है तो आप गए नहीं है, नहीं तो आप जाते। डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं क्योंकि उसको मजिस्ट्रेशियल कुछ पावर होती है, इसलिए होती है। जैसे आपका भी कोर्ट लगेगा, याद रखना, जब आप एसडीएम बनोगे आप भी एक दिन कोर्ट में बैठते हो। आप किस चीज के बारे में बताओगे, जो भी जमीन जायदाद के झगड़े हैं उनके लिए लोग आपके पास आएंगे, तो इसलिए आपको खसरा खतौनी वगैरह आपको पढ़ाया जाता है। पुराने टर्म में यही होता था, खसरा खतौनी, वो पूरी आपको फारसी वगैरह सब कुछ वो सिखाई जाती है, लैंड रिकॉर्ड सिखाया जाएगा मुगल टाइम का। आपकी क्लासेज होती है वहां, जब आप जाएंगे ना बी पार्ट में, वहां पर क्लासेज होती है, वहां सिखाया जाता है, निश्चिंत रहना। जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, सेम वहां भी पढ़ाने वाले मिलते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे कि लैंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको क्या सजा देनी है, और प्रॉपर्टी के आपसी विवाद है तो उनमें कैसे उनका सोल्यूशन करना है, ये आपको पढ़ाया जाता है। वहां आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। जज वाला आप कहीं मजिस्ट्रेट नहीं है, आप कानून में सजा सुनाने से बाहर है, खुद को वो मत मानिए। आप सिर्फ आप जमीन के झगड़ों को निपटा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जज तो सब करेगा, सब काम करेगा, आपको सिर्फ जमीन जायदाद के झगड़ों के रहेगा, वो भी छोटे मोटे, ज्यादा बड़े नहीं होते। ज्यादा बड़े होंगे तो उनके पास जाएंगे, जज के पास, जुडिशरी के पास। उसमें जो काले कोट वाले बैठे रहते हैं ना, जो सजा सुनाते हैं, फिल्मों में देखा होगा, ऑर्डर करके, शायद यहाँ पर था तो सही ना, ये है ना, ये कौन सी वाला है, ये रहा ना, आपको दिखा तो रहे थे हम, कहाँ है, ये है ना,
ये रहता ना, ये है तो सही, ये जज बैठा है, ये लोग नीचे बैठे हैं, ये अलग से बनते हैं, तो ठीक है। तो आप इसका नाम लिख लो, आर्टिकल 370 में यूज किया गया था। इसके बाद हाल फिलहाल ये केस था, ये पश्चिम बंगाल के एक लीडर हैं, इन्होंने क्या किया था, वहां पर स्कैम किया था भर्ती को लेकर, टीचर भर्ती को लेकर, तो इनको पकड़ा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी थी, प्यूनिटिव डिटेंशन। पहले वाले केस में ये है, सेकंड वाला ये है। बंगाल एसएससी स्कैम, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कंडीशन फ्यूचर बेल टू पार्थ चटर्जी को मिल गई थी। काफी कंट्रोवर्शियल रहे थे ये। कौन सी 370? अच्छा, इसका बता रहा हूं, इसमें क्या केस हुआ था, सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया था, उसका एक पार्ट रखा रहा था, जिसमें ये बताता है जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, भारत का अभिन्न अंग, ये रखा। उसके 2 भाग हटा दिए, जिसमें ये है कि वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव है, जो विधायिका है, उसको वो जब मानेगी तभी वो अप्लाई होंगे। पूरे देश में ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, दहेज लेना देना बुरा है या अच्छा है? बुरा है, बिल्कुल। 1961 में ऑटोमेटिक जैसे ही सिग्नेचर किया पूरे देश में अप्लाई हो गया। इसके जैसे कोई भी कानून बनता है पूरे देश में अप्लाई हो जाता है, पर जम्मू कश्मीर में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। वहां की सरकार उसको ये बोलती थी कि भाई ये अप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर इश्यू हो गया तो सरकार ने क्या किया, जो बाकी के 2 जो आर्टिकल है वो दोनों हटा दिए गए। प्रॉपर्टी वाला हटा दिया गया और अगले वाला ये हटा दिया गया कि यहाँ पर जो भी कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट जब अलाउ करेगी तभी अप्लाई होंगे। ये दोनों हटा दिया। हटाते ही वहां के लीडर बोलने लगे कि ये गलत किया है, और गलत किया, लोगों को खूब सारे स्पीच खूब सारे उनके कमेंट आने लगे। अब अगर कमेंट आएंगे, स्पीच देंगे तो क्या होगा, पूरा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अधिकारी है, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, सिंपल है, आपकी है। वहां तो जिम्मेदारी आपकी है। तो क्या रहेगा, ऊपर से फिर ऑर्डर आते हैं, ये बोला देखिए ऐसा है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई बात नहीं, आप आर्टिकल इसका यूज करो, आर्टिकल संविधान ने दिया 22 का, 22 के सेकंड पार्ट का यूज करो और सबको हाउस अरेस्ट कर दो। और इनको अच्छे लंबे समय तक हाउस अरेस्ट किए रखा सबको। उसके बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, नॉर्मल हो गए, आप भी इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड वाला केस ये था, ठीक है, आप दोनों को कोट कर सकते हैं। ये तो अभी हाल फिलहाल का ना, 13 दिसंबर 2024 का है ना ये। हाँ बिल्कुल चर्चा में थे, ठीक है, लिख लिया ये। आप बताए ना वो कि अगर किसी ने बुरा किया तो उसको, वो तो पूरा जुडिशरी वाले चैप्टर में डिटेल में बताएंगे, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक पूरा सिस्टम समझाएंगे। उसमें तो तकरीबन आपकी 5 से 7 क्लास डिटेल में 2-2 घंटे की चलेंगी, उसमें तो पूरा समझाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना है कि कोई बुरा करेगा उसको बुरे के लिए सजा देना, सही के लिए सही को आगे बढ़ावा देना, ये काम होता है जुडिशरी का। अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। वो तो पूरा समझाएंगे ना, एक क्लास में वो हो ही नहीं पाएगा। उसमें तो आपको डिबेट भी दिखाएंगे, उसमें तो कई सारे आपको और भी चीजें दिखाएंगे। यहां तक का आपका हो गया है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। अगला है आपका आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अभी तक आपने कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? हम पढ़ रहे हैं क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, और इनमें कितने फंडामेंटल राइट हैं? आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं, बिल्कुल 6 हैं। फिलहाल 6 है, पहले 7 थे, एक हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी 6 है। जो पहले वाला है, पहले वाला हमने कौन सा पढ़ा था? बिल्कुल, राइट टू इक्वलिटी, यानी इसको समता या समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है। ये किस किस आर्टिकल में है? बिल्कुल 14, 15,
16, 17, 18, कितने आर्टिकल हो गए इसके? 5 आर्टिकल में ये दिया गया। बिल्कुल क्लियर है। बीपीएससी में सीधे सीधे उठाकर क्वेश्चन इसकी हेडिंग से ही पूछ लिया जाएगा, इतना वो दिमाग नहीं लगाते हैं, ऊपर की हेडिंग उठा के डाल देंगे पीटी में। मेंस के लिए होता है आपका ये एनालिसिस। दूसरा हो गया, जैसे ये कंप्लीट होता है अगला कौन सा आता है आपका? राइट टू ये आपका किस किस आर्टिकल में दिया गया है? 19, 20, 21, इसी में 21A है और इसमें 22 है। 22 भी है या नहीं है? बिल्कुल है। इसके कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3, 4। अब ठीक है? क्यों? 21 तो उसी का सब पार्ट माना जाता है, 20 का ये सब पार्ट माना जाता है। हाँ, पर उसको नहीं मानते, उसको ये मानते हैं 4 है ना, 4 ही मानेंगे। उसका ABCD जैसे होता है ना, जैसे 10th क्लास आपने पढ़ी है, यही माना जाता है 10th क्लास। उसका A सेक्शन में, B में, C में, D में, EFGHI। मुझे पता है, मैं 10th क्लास थी हमारे स्कूल में, 15 सेक्शन थे। हर सेक्शन में 50, किसी में 50 थे, किसी में 80 इतने बच्चे थे, अच्छे खासे सेक्शन थे। तो ये क्या रहता है, इसको सेक्शन बोला जाता है, आप उसको कंसीडर मत करना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो इसमें हमने कितने पार्ट में देखा? ये 90, 20, 21 और 22, यानी ये 4 आर्टिकल आपके हैं राइट टू फ्रीडम, यानी आप क्या है? स्वतंत्र हैं। इसके बाद अगला हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, राइट अगेंस्ट, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है क्या? हाँ, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है या अगेंस्ट है? बिल्कुल राइट अगेंस्ट। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किस किस आर्टिकल में है? 23, 24। बिल्कुल, यहां तक का क्लियर है ना आपको? ठीक है, हम बात करते हैं, ये करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहां पर हमारी ये जो बात निकल के आती है, एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है? लिख लो पहले इसको हल्का सा, इसके बाद बस इसका नाम लिखना। इसके 2 पार्ट है, सिर्फ ये लिखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका जो आर्टिकल 23 है, इसका ये देखना, ये 23 है ना, एक ही लिखना, दोनों मत लिखना। यहां पर पहले 23 वाले में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप ये लिखो। तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है, आप बताना। हम एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, आप में से किसी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कभी? भाई हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये तो जानेंगे ना एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है। आर्टिकल पढ़ने बैठ गए, एक्सप्लॉयटेशन का नहीं पता है तो कैसे पढ़ेंगे एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? जैसे हमने फ्रीडम के बारे में जाना, सेम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम जानते हैं एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। आप बताइए। बिना किसी के मर्जी एक्स्ट्रा के उससे कोई काम करवाना, ठीक है, बाकी इस बच्चे से एग्री है या नहीं है? सब एग्री हैं? आपका पढ़ने का मन नहीं हो, जबरदस्ती पढ़ाया जाए, एक्सप्लॉयटेशन है या नहीं है?
ठीक है, पर्सनल लेवल पर। नहीं हो, जबरदस्ती की जा रही है, मानसिक तौर पे देखें तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपके सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कौन करते हैं? ये माता पिता। तो उनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। भाई एक्सप्लॉइटेशन संविधान में दिया गया है तो उठाकर उनको जेल में डाल देना चाहिए। बुरी चीजों के लिए जब आपको मतलब किया जाए क्या बुरी चीजों को, जैसे किसी बच्चे से काम करवाना। ठीक है, ठीक है, यानी बुरी चीजों के लिए फोर्स किया जाए वो एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, यानी अच्छी चीजों के लिए फोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। यानी अगर आप नहीं पढ़े तो हम आपकी पिटाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर इसमें सजा क्यों हो जाती है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पीटना मना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पीट देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा सा पीट देना चाहिए, पीटे नहीं, बस ऐसे ऊपर खड़ा करवा दे हाथ, है ना। यानी आप में से जो कल ये क्वेश्चन नहीं करके लाएंगे उनको क्या करेंगे? उनको वहां पर खड़ा कर देंगे, उस बेंच पर ऊपर हाथ करके खड़े रहेंगे जब तक वो क्वेश्चन नहीं लिख लेंगे। ठीक है, यानी इतना कर सकते हैं। आपने बोला नहीं ये, इसके अलावा ठीक है ये आपने बोला, ठीक है मैं बताऊंगा इसमें एक्सप्लॉइटेशन का ऐसा नहीं कर सकते। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सजा देना बुरा है नहीं, किसी भी रूप में उसमें मना किया गया है। ठीक है, अब बात आती है जब ऐसा है किसी से फोर्सफुली काम करवाना एक्सप्लॉइटेशन में आता है, क्या दिखता है वही एक्सप्लॉइटेशन होता है, बगैर दिखे भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। फिर उसके लिए कोई सजा है? क्या सजा है? तो आप वहां थाने में आप बैठे मिलोगे, इस चीज को भूलना मत। सिस्टम का हिस्सा आप बनेंगे, आप उसकी कंप्लेंट को दर्ज कैसे करेंगे? मेरे कहने का है कि आप कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसने उसको टॉर्चर किया है? तो वो बताएंगे वहाँ पे सारा कुछ फाइन करेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल रहता है। अभी हम आपको थोड़ा सा एक बार ये लिखना, फिर इसी टॉपिक पर जो आपने बताया हम आगे बात करेंगे। ये लिखो एक बार, देखिए ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है पहला, तो इसमें आप लिखो आर्टिकल 23 का लिखो। ये 23 है, 24 नहीं है, 24 नेक्स्ट है। इसके आगे आप आर्टिकल 23 लिखो, 24 हटा देना। हाँ 23 है, 24 नहीं है। 24 को मत लिखना यहाँ पर, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। पॉलिटी बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है, पूरा सिस्टम खोल खोल कर रख देती है। अच्छा, आप कल क्लास में बोल रहे थे ना कि अधिकारों का, मैंने बताया था, देखिए अगर आपको अधिकारों का पता है आप उसका यूज कर सकते हैं। मैंने कई बार यूज किया है, बिल्कुल आपको मिलते हैं। जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, इधर का यहाँ शायद कुछ बात हो गई थी, यहाँ के SHO थे, कुछ बात था, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप आपकी बात सुन लेंगे। शायद यहाँ कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे BPSC को लेकर, उसको कुछ बोल रहे थे, तो हमने उनको बोल दिया नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, प्यार से आप बोल दो, कुछ नहीं, अगला समझ जाता है। वो बच्चों को मना कर रहे थे कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो हमने उनको बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि वहां थे तो हम भी उनमें साथ में खड़े थे, एक दो बच्चे थे संस्थान के, उनके साथ चले गए थे।
लिख लिया? अच्छा ये बताना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखिए इसके कई सारे रूप हैं। जब हम एक्सप्लॉयटेशन देखें ना, ये कई रूप में होता है, ठीक है। इनमें ठीक है, आप लिख लिया? लिख लो, जल्दी लिखो। एक व्यक्ति था, अमेरिका में रहता था, पाकिस्तान का था, उसको अपने बच्चे की पिटाई करनी थी। तो अमेरिका में आप बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते। आपके माता पिता ने आपकी पिटाई की है? माता पिता ने आपकी पिटाई की है आपके? ठीक है। हाँ तो बिल्कुल की है, आपकी सबकी की है ना कभी तो बिल्कुल की होगी। कोई ऐसा है जिसकी पिटाई नहीं हुई है? तो यहाँ पर क्या होता है, पिटाई तो प्रसाद होता है, इंडिया में ये माना जाता है, और वो प्रसाद नसीब सबको कभी ना कभी हो ही जाता है। तो क्या हुआ, अमेरिका में ये होता है, बच्चे की पिटाई माँ बाप कर नहीं सकते हैं। अगर कोई करेगा पिटाई तो क्या करते हैं, वो पुलिस में फोन कर देंगे, माँ बाप को पुलिस पकड़ ले जाती है, उनको भाई आप बच्चे की क्यों पिटाई कर रहे हैं, वहां ये माना जाता है। और एक पाकिस्तान का था, तो उसने क्या करना है, अब लगभग इंडिया पाकिस्तान के एक जैसे से होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता सोच में। क्या है? हाँ बिल्कुल, आपकी की है बेटा लास्ट में? मम्मी पापा ने कभी पिटाई की है? हाँ तो बिल्कुल सबकी की है। तो वहां पर क्या हुआ, उसको पिटाई करनी थी, तो अब उन्होंने देखा कि बच्चे की पिटाई कैसे करें, ये तो काफी गंभीर समस्या है। यहाँ तो क्योंकि देखिए जो नियम कायदे होते हैं उस देश के उस देश तक ही रहते हैं, सिंपल है। अब वो बोला चलिए आपको घर घुमा के लाते हैं। बोला कहाँ? चलिए पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान आया, एयरपोर्ट से निकलते ही खूब पिटाई की। बोला क्या है? बोला घूम लिए, अब चलना हो तो वापिस चलिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका के नियम वहां लागू नहीं होते हैं। तो सेम रहता है, सेम हम जो बोल रहे हैं, जो नियम कायदे हैं वो आपके एक एरिया के अंदर ही लागू होते हैं। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, जितने भी आपके राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर ये राइट नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान में जाओगे तो ये राइट नहीं मिलेंगे आपको। तो हम यहां बात कर रहे हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें दो वर्ड है, याद रखना। पहला वर्ड दिया है आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। दूसरा है बलात्श्रम, यानी कि फोर्स लेबर। ये दो वर्ड हैं। क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? रिश्वत लेना, करप्शन होता है, घूस लेना। हाँ 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 हाँ
ठीक है। इसके अलावा क्या गरीब बच्चों को ही लगाया जाता है या उन्हीं को बेचा जाता है? ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। क्या इंडिया में ऐसा होता है? कभी आपने देखा है ऐसा होते? क्या? हाँ रुकिए, हाँ क्या? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, फिर? बिल्कुल, ठीक है। तो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, और फंडामेंटल राइट क्यों दिए गए हैं? ताकि संसार में आपको सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है, सबसे ताकतवर माना जाता है। और ये इससे ज्यादा हीनियस क्राइम क्या होगा? इससे ज्यादा बुरा क्राइम कुछ नहीं हो सकता। जघन्य अपराध, आप एक व्यक्ति को एसेट के रूप में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो इससे बुरा तो कुछ नहीं होता। तो यहां पर क्या रहेगा? आर्टिकल 23 ये बोलता है आप ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते जैसे जैसे बच्चियों को किया जाता है। क्यों? क्योंकि घर में काम करने वाली रहेगी। ऐसा है आपके एरिया में, जब आप जहां भी एसडीएम बनेंगे, खूब सारे केस मिलेंगे। देखिए ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो बोल रही है इसको कोट कर लेना। ये है यूएसए की रिपोर्ट है। ये क्या बोल रही है? इंडिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस है संसार में, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहां पर केस है? देखो ये देखना कहां पर है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो सबसे ज्यादा केस है। इस रिपोर्ट को आप लिख लो, ये लिखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू हाई इन इंडिया से यूएस। और यूएस की कौन सी है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिपोर्ट 2022 2022। ये आप लिखिए, इंग्लिश वाले ये लिखे, ये हेडिंग इसके नीचे देखिए। सबसे पहले आपने ये लिखा है तो इसमें लिखे, हिंदी वाले लिखे, भारत में मानव तस्करी के सर्वाधिक केस पाए जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसे ब्रैकेट में लिखना अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिपोर्ट 2022। इंग्लिश वाले लिखे वुमेन ट्रैफिकिंग टू हाई इन इंडिया, आगे ब्रैकेट में लिखना द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिपोर्ट 2022। ये साइड में लिखो कहीं भी, या तो बॉक्स बनाकर लिखो या ऐसे लिखो, ये आपको कोट करना है। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक लिविंग सब्जेक्ट है, एक लाइव सब्जेक्ट है। जब तक उसको किताबों से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। किताबें कितनी पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं होता, वहां आपको सिस्टम को समझना है, उसी के बेस पर आंसर लिखने हैं, तभी नंबर मिलेंगे। आप अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे करंट के, ऐसे ही करंट से लिंक करके आते हैं। जब मैं आपको बीपीएससी का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पता भी लगेगा। लिख लिया? अगला लिखो, इसमें भी लिखो, इसके अंदर भी लिखो। 2019 का ये डाटा लिखो, 2022 का डाटा लिखना, 19 का इसका लिखो। 2022 में क्या था? 6,622 trafficking victims were reported to have been identified. In addition to 694 were identified as potential victims. यानी कि 2022 में 6,622 जो विक्टिम थे, जो लोग थे ऐसी कामों में, जो जिनको इस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया था, ऐसे लोग पकड़े गए थे, ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे। अमेरिका की है ना, अमेरिका की ये लिखा है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिपोर्ट 2022। हाँ ये भी उसी का, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। – 2019 में 5,145 केस थे, यानी बढ़ गए, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ता जा रहा है देश में। लिख लिया? इसके आगे फिर नेक्स्ट डाटा लिखो, ये लिखो
ये दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दिखाई दे रहा? पहले नहीं दिखाई दे रहा, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब पहले बता देते ना, हम इसको पहले ही बड़ा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इसमें यह भी दिया है कि सबसे ज्यादा ये केस कहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वुमेन ट्रैफिकिंग है कहां पर सबसे ज्यादा होती है और कहां से पकड़े जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा वुमेन ट्रैफिकिंग दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। सम ट्रैफिकर किडनैप चिल्ड्रन फ्रॉम पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन से ये पकड़े गए, इनका अपहरण किया गया, मानव तस्करी की गई रेलवे स्टेशन। इंटाइस गर्ल विल ड्रग, यानी कि जो लड़कियां हैं उनको ड्रग दिया गया। इसके अलावा एंड फोर्स गर्ल एज यंग एज 5 year old टू टेक हार्मोन इंजेक्शन टू अपीयर ओल्डर फॉर सेक्स ट्रैफिकिंग, यानी छोटी बच्चियों को उनको इंजेक्शन दिए गए हार्मोन के ताकि बड़ी दिखाई दें। ये केस में ये निकल के आया फाइंडिंग। इसके बाद ट्रैफिकर आल्सो किडनैप एंड फोर्स इंडियन एंड नेपाली वुमेन एंड गर्ल टू वर्क एज ऑर्केस्ट्रा डांसर इन इंडिया। जो ऑर्केस्ट्रा डांसर होते हैं इंडिया में, स्पेशली इन बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा डांसर होते हैं उनमें काफी ज्यादा वुमेन ट्रैफिकिंग के केस वाले इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जहां पर काम करोगे तो आपको ये चीजें से निपटना आना चाहिए। 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, कोई भी टॉलरेंस नहीं। अगर ऐसा कोई भी केस पाया जाता है या कहीं भी ऐसे केस का आपको शक होता है तो बिल्कुल आप टॉलरेट मत कीजिएगा। Where girl perform with dance group until they have raped fabricated debts। अगला है जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वर मेजर सोर्स स्टेट फॉर इकोनॉमिकली वर्नेबल वर्कर पोटेंशियली एक्सपोर्ट टू लेबर ट्रैफिकिंग, यानी ये जो जगह है यहाँ से लेबर ट्रैफिकिंग के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल जगह है। छोटी बच्चियों को या छोटे बच्चों को बेला फुसलाकर कि उनको ये दिखाया जाता है आपको दूसरी जगह ले जाएंगे, आपका अच्छा होगा, स्कूल में पढ़ाई करवाएंगे, बस घर का थोड़ा सा काम करना है, ये करके उनको लाया जाता है। और ऐसे काफी केस आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ कहीं भी रेस्टोरेंट में दिखाई दे ऐसे बच्चे या कुछ दिखाई दे, यानी कहीं ना कहीं इस तरह का फैक्टर इन्वॉल्व है। लिख लो, आपके काम के कहीं ना कहीं कोट करने के काम आ जाएंगे। हाँ, पर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें जो आपका आर्टिकल 23 का आपने पार्ट 1 पढ़ा है वुमेन ट्रैफिकिंग वाला, इसका सेकंड पार्ट है फोर्स लेबर और इसका अगला पार्ट है जो चाइल्ड से रिलेटेड है। जब तीनों पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट इमेज आएगी कौन से केस में क्या है, कहां पर वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, कहां पर फोर्स लेबर हो रहा है, कहां पर
चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी क्लास हम कल करते हैं। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कल इनके आंसर लिख के लाना।